तो अब हम बात करने वाले हैं जो बचे कुछ टॉपिक हैं इसके मतलब मेन ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक तो लाइसोसोमल डिसऑर्डर रहेगा, लाइसोमल डिसऑर्डर। बाकी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो थोड़े दो चार बचे थे। तो डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर्स। तो उसमें आता है पहला हमारा डिसऑर्डर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में। बीटा ऑक्सीडेशन में बात करी चलो तो मेन उसमें जो डेफिशिएंसी रहती है वो आती है हमारी एसाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज वाली, एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज वाली की डेफिशिएंसी रहेगी। तो बाकी तो सब कम नॉर्मल एंजाइम में हर जगह पाए जाते हैं। तो इसमें मेन डेफिशिएंसी रहती है एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी रहती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके आधार पर इसको कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे आता है हमारा मीडियम चेन कोएंजाइम डीहाइड्रोजनेज। तो मीडियम चेन कोएंजाइम डीहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारा, एक तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। उसके अलावा क्या होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन या फिर माइक्रोसोम की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। एमसी, उसके अलावा डिक्रीज ओमेगा ऑक्सीडेशन। मेन चीज़ है उसमें ये सेम रहती है, एसिटाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होगी। जगह के आधार पर चीज़ें अलग हो सकती है, कॉज इनका अलग अलग हो सकता है इसका, लेकिन एंजाइम की डेफिशिएंसी सेम रहेगी। उसमें क्या रहेगा, एक तरीके से वो कॉज और सिम्टम बात करें, सिम्टम भी सेम रहेंगे जो भी डिजीज हुई। तो इससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। ये कैसे मीडियम चेन कोएंजाइम डीहाइड्रोजनेज और उससे माइक्रोसोम डेफिशिएंसी या ओमेगा ऑक्सीडेशन से। हम सिंपल सी बात है, उसको इतने सिम्टम में कैसे कैटेगराइज कर देते हैं या फिर सिम्टम के नाम पे उसका डिजीज का नाम बोल लेते हैं। उसका नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड यूरिया। ये इसका डिजीज का नाम बोल देते हैं, सिम्टम। उसके अलावा तीसरी चीज़ और मैं बोल देता हूँ, वो आती है हमारी डिजीज जमाइकल वॉमिटिंग सिंड्रोम। जमाइकल वॉमिटिंग सिकनेस होती है, जो कि होती है एक तरीके से अनराइप एके फ्रूट्स खाने से होता है। एके फ्रूट से होता है। एके फ्रूट्स में क्या होता है हमारा, किसमें एके फ्रूट में क्या होता है हमारा, हाइपोग्लाइसिन होता है। और हाइपोग्लाइसिन क्या करता है, तो ये इनिबिशन का काम करता है हमारा एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज को इनिबिट करने का काम करता है। ये चीज़ें होती हैं। सिम्टम सिंपल सी बात है, इनके सब के डिजीज के सिम्टम के आएंगे सेम आते हैं। तो क्या होता है, तो नॉन कीटोटिक एसिड्यूरिक हाइपोग्लाइसेमिया होता है। इसे माइक्रोसोम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल गया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। और इसके अलावा नॉन कीटोटिक हाइड्रोग्लाइसीमिया रहता है। और क्या होता है सिम्टम हमारा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे हमको यूरिया के अंदर। और उसके अलावा नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के संग ज़्यादातर कीटो बॉडीज मिलती थी स्टारवेशन में। तो इसमें इस तरीके से डायबिटीज़ वाले सिम्टम होंगे, डायबिटीज़ वाले सिम्टम भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके से कोई हाइपोग्लाइसीमिया है और स्टारवेशन वाले सिम्टम भी नहीं मिलेंगे।
जिसमें एक तरीके से कीटोन बॉडी मिल रही थी। हालांकि डायबिटीज में भी कीटोन बॉडी मिलती है, तो एक तरीके से ये चीज़ बताना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया वाला जो केस रहेगा, स्टारवेशन वाली फंडी से मिलेगी, लगेगी हमको, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, उसमें एक तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन हमको कीटोन बॉडीज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक तरीके से एंजाइम कीटोन बॉडीज को भी बनाने के लिए तो उपयोग होता है, कीटोन बॉडीज को बनाने के लिए भी चाहिए, तो कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा, तो कीटोन बॉडीज कहाँ से मिलेगी एक तरीके से, तो कीटोन बॉडीज भी नहीं मिल रही, हाइपोग्लाइसीमिया हमको मिल ही रहा है, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया रहती है कंडीशन का नाम, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्यूरिया रहती है, ये चीज़ें होती हैं। तो सारी सिंपल सी बात है, बस सीधे सीधे वो फैटी एसिड है वो यूरिन में निकलने लग जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में सीधे, तो इसलिए ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक तरीके से डिजीज हो गई हमारी, एक तरीके से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की। एक डिजीज और आती है, उसके बारे में बात करूँ मैं। एड्रीनो ल्यूकोडायस्ट्रोफी। एड्रीनोल्यूकोडायस्ट्रोफी के बारे में बात की है तो इसकी क्या खासियत रहती है। एड्रीनोल्यूकोडायस्ट्रोफी में ये रहता है कि आदमी का जो होता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं हमारे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है हमारे, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। किसके काम, इसका ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है, हमारा पेरोक्सिसोमल एंजाइम करते हैं, पेरोक्सिसोम एंजाइम्स करते हैं इनका ऑक्सीडेशन का काम। तो यदि अब ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो उसको कहेंगे एड्रीनोल्यूकोडायस्ट्रोफी। यदि ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है, मान के चले वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है एक तरीके से, तो इस तरीके से एक तरीके कहते हैं ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंट, तो क्या होंगे, उसे होंगे जेल-वेगर सिंड्रोम कहेंगे। ये आपने शायद पहले चैप्टर में पढ़ा हो, जो मैंने पढ़ाया नहीं था क्योंकि ऐसा नॉर्मल चैप्टर था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं उसको पढ़ाने लायक। तो इसमें जेल-वेगर सिंड्रोम होता है, ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंट है, और यदि सिंपल सी बात है क्या कहते हैं, यदि वो उसका वो सिस्टम सही है, मान के चलो ऑक्सीडेशन सही हो और एंजाइम डेफिशिएंट है, तो एड्रीनोल्यूकोडायस्ट्रोफी कहेंगे। तो सिंपल सिम्टम क्या आते हैं, सिम्टम ध्यान रखने में, सिम्टम क्या आता है हमको, माइलिन शीट का डिग्रेडेशन होता है इसमें एक तरीके से, तो ब्रेन वाले सिम्टम आएंगे हमको, माइलिन शीट का डिग्रेडेशन होता है एक तरीके से। तो इसलिए होता है एक तरीके से ब्रेन एबनॉर्मलिटी आती है, अब वो कुछ भी हो सकती है, माइलिन शीट का डिग्रेडेशन होने लग जाता है, क्योंकि माइलिन शीट के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, इसका ऑक्सीडेशन होना, वो चूँकि नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। और मतलब यदि इसमें मेन फाइंडिंग आपको मिली ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट में, आपको मिलेगा मेन मिलेगा अब्सेंट पेरोक्सिसोम, जैसे इसमें तो खाली एंजाइम में तो वो तो भरे हुए मिलेंगे, इसमें मिलेंगे आपको अब्सेंट पेरोक्सिसोम मिलेंगे, जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करना हो अब्सेंट पेरोक्सिसोम मिलते हैं। तो एक तरीके से जो हमारा था क्या था कि एक तरीके से जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन था, उसके अलावा एक और डिफेक्ट आता है रेप्सन डिजीज था, जिसको जब मैंने पढ़ाई थी, जब मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ाई थी तब मैंने उसके संग ही बातचीत कर ली थी उसकी, तो इसलिए अब मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करूँगा। तो रेप्सन डिजीज जिसमें से कैसा कम्युलेशन होता है फाइथेनिक एसिड का, किस में डिफेक्ट आता है उसमें अल्फा ऑक्सीडेशन में, तो इसलिए सारे ऑक्सीडेशन के डिफेक्ट ध्यान रखें। इधर बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा डिजीज है, सदर्न इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और क्या कहते हैं एक तरीके से हमारा जमाइकल वॉमिटिंग सिकनेस। ओमेगा ऑक्सीडेशन का क्या हुआ एक तरीके से क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड्यूरिया, और उसके अलावा क्या हो गया इस तरीके से वो इससे ओमेगा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन लगभग सेम रख सकते हैं, आप पता पढ़ाते हो तो मैंने बताया था लगभग सेम रहता है। अल्फा ऑक्सीडेशन रेप्सन डिजीज रहती है, और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड वाले से होता है एड्रीनोल्यूकोडायस्ट्रोफी और जेल-वेगर सिंड्रोम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं मेन टॉपिक आज के, वो है हमारा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार छोटी डिजीज के बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं, खासकर मेरे पेपर में आया था नीमान पिक डिजीज का क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, कर नहीं पाया था, मैं आता नहीं था, तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी बार चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, चीज़ें करना चाहता नहीं कोई। तो ये होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो
सिंपल सी बात है कि अगर पीजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये मान लीजिए पीजी इसके बिना नहीं निकाल सकते। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पीजी के एक्सपर्ट से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि डिजीज़ के बारे में पूछता है, और ये ऐसी डिजीज है जो हकीकत में मेडिसिन के बारे में उतनी आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अब मेडिसिन में पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में या तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर जैसे मैंने तो पैथोलॉजी में पढ़ा था मैंने इसके बारे में, डिजीज़ के बारे में सही ढंग से, या फिर पैथोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि क्लिनिकल सिम्टम्स तो देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। खाली ऐसा नहीं कि बस मेटाबॉलिक में डिफेक्ट आ रहे, क्लिनिकल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अपर लेवल पे। सबसे पहले डिजीज़ मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ टे सेक्स डिजीज़ का। या फिर स्टार्ट करते हैं शायद, मैं सोच रहा हूँ किससे स्टार्ट करूँ। चलो सिंपल सी बात है, फेवरीज डिजीज से स्टार्ट कर लेते हैं। टे सेक्स डिजीज भी कर लेंगे, फेवरीज डिजीज से स्टार्ट करते हैं। क्रम में कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी क्रम हो सकता है। फेवरेट डिजीज से स्टार्ट करते हैं। तो फेवरेट डिजीज में मैं बोलूँगा, एक आता है माई फेवरेट एक्टिविटी इज सिरामिक वी मेड अ गैलेक्सी। ये होता है माई फेवरेट एक्टिविटी इज सिरामिक मैं बी गेट गैलेक्सी। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी, ताकि आपको इससे पता लगा सकें क्या क्या चीज़ डिफिशेंट हो रही है, क्या क्या एक्युमुलेशन हो रहा है। तो फेवरेट से तो फेवरेट डिजीज बन गई, इसलिए मैंने मीनिंग भी गलत लिख दी इसकी। तो फेवरेट डिजीज बन गई। सिरामिक से क्या पता लग रहा है आपको, मैं इसमें एक्युमुलेशन हो रहा है, तो कि सिरामिक किसका होता है, तो ये सेरामाइड ट्राई ट्राई सेरामाइड एक्युमुलेशन हो रहा है। सेरामाइड ध्यान रखें मतलब, जो सिरामाइड ट्राई हेक्सोसाइड का एक्युमुलेशन होता है। सिरामाइड का अलग प्रोडक्ट होता है, तो सिरामाइड ट्राई हेक्सोसाइड का एक्युमुलेशन होता है। और क्या एंजाइम की डेफिशिएंसी है एक तरीके फेवरेज डिजीज में, वो भी इससे पता लग रही है। तो फेवरेज डिजीज में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इस तरीके से हमारा अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। बेड गैलेक्सी चला होता है गैलेक्सी, तो किससे डेफिशिएंसी होती है ऑफ गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, गैलेक्टोसाइडेज ए भी बोल देते कुछ जगह इसको। तो गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है इसके किसमें, फेवरेज डिजीज में। सिम्टम क्या मिलते हैं हमको एक तरीके से, तो उसमें ध्यान रखना सबसे मेन सिम्टम आता है, वो आता है एंजियोकेराटोमा। एंजियोकेराटोमा देखने को मिलता है हमको किसमें, इस डिजीज में। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो सब जगह चलेगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी चलती है। माल्टेज क्रॉस देखने को मिलता है इस तरीके से, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कराते हैं। चलो सिम्टम में नहीं आता। दूसरा सिम्टम आता है वर्टिक्स केराटोपैथी आती है। और क्या आता है हमारा इस तरीके से, वो आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो सब जगह चलता रहेगा लगभग। इन दोनों को याद रखें, खासकर इसको तो याद रखना ही रखना। ये तो एंजियोकेराटोमा कहीं भी दी जाए, सीधे आपको लगाना है फेवरेज डिजीज। खासकर फेवरेज डिजीज की पहचान एंजियोकेराटोमा से बनी जाती है। वर्टिस केराटोपैथी, उसके अलावा लेबोरेटरी में हमें माल्टेज क्रॉस भी मिल जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। माल्टेज क्रॉस भी मिलता है हमको यदि हम उसमें करेंगे, इस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, तब फाइंडिंग होती है माल्टेज क्रॉस की। ये चीज़ ध्यान रखना। और क्या चीज़ रहती है, ये एक्सेलिंग रिसेसिव रहती है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ये थोड़ा सा इस तरीके से कोई एक मात्र चीज़ है एक्सेलिंग रिसेसिव है, जैसे मैंने मुझको पैरासाइक्राइडोसिस भी बताया था, तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है, तो वो जो आंसर है वो बॉयज़ मिलेगा। तो ज़्यादातर केस आता है इस तरीके से, इस तरीके कोई आपके पास बॉयज़ का केस आएगा जिसके इस तरीके से केराटिन एक्युमुलेशन सा मिलेगा, इस तरीके से स्किन पे मतलब एंजियो केराटोमा वाले सिम्टम मिलते हैं मेन इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी हम तो सिंपल
यदि वो लेबोरेटरी फाइंड नहीं दे तो सब माल्टेज ग्रोथ दे सकता है आपको। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादातर सब जगह डीज मिलते रहते हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है एक तरीके से। सिंपल सी बात है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी नहीं है, एंजियोकेरेटोमा और लिम्फोएडेमा, और उसके अलावा कुछ डीज में यदि लेट हो गई तो सिंपल कहते हैं रीनल फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर भी मिल सकता है एक तरीके से। बस मेन एंजियोकेरेटोमा याद रखना है, एक ही दो तीन शब्द याद रखेंगे ज़्यादा आसान होगा। कोई क्वेश्चन इससे थोड़े से आसान नहीं आते क्योंकि थोड़े से इस तरीके हाल पढ़े हुए जाने वाले टॉपिक नहीं है, तो इसलिए। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं अपने कैब्स डिजीज थी। अब क्रैब्स साइकिल तो समझ आएंगे, कैब डिजीज। क्रैब डिजीज का क्या रहता है हमारा, क्रैब्स ग्लोब इज आउट ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी गैलेक्सी चल रही है हमारी तो भी। क्रैब ग्लोब आउट ऑफ द गैलेक्सी का क्या मतलब है, तो सी से बन गया मेरा, तो क्रैब डिजीज बननी है हमारी, इसमें तो कोई बात नहीं है। गैलेक्सी से क्या बनना है इस तरीके से, इसका एंजाइम बनेगा, और इसमें एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है हमारा, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज होता है। गैलेक्टोसाइडेज नहीं होता इस बार, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज होता है। तो एंजाइम डेफिशिएंट होता है हमारा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज डेफिशिएंट होता है हमारा इस तरीके से। इसमें एंजाइम डेफिशिएंट होता है इस तरीके से, डेफिशिएंट एंजाइम रहता है। और सिंपल सी बात है, इसमें ग्लोब का भी तो कुछ मतलब होगा ना, आइज आउट होता है तो ग्लोब का मतलब अब मेन इसमें पहचान रहती है इसकी। जैसे मैं एंजियोकेरेटोमा बताया था मैंने, इसमें रहती है हमारी इस तरीके से, इसलिए ग्लोब सेल मिलते हैं, ग्लोबोइड सेल्स, या बॉडीज भी मिलते हैं, ग्लोबोइड सेल्स या बॉडीज रहती हैं, इस सिंपल सी बात है। ओ से लगा सकते हैं हम हिसाब कुछ हद तक, लेकिन मैं मानता नहीं कुछ, जहाँ तक आप याद रखें तो इसमें जहाँ के ऑप्टिक नर्व की एट्रोपी मिलती है, ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व 2 रहती है, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी मिलती है। सिंपल सी बात है, सिम्टम मेन इसमें रहेगा ही, कोई ये तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग हो गई, मेन रहेगा इसमें ऑप्टिक नर्व की एट्रोपी मिलती है, ये रहता है। और बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो कॉमन ही है सब जगह। तो मेन सिस्टम में क्या सिस्टम याद रख रहे थे, इसमें ऑप्टिक नर्व की एट्रोपी ध्यान रखना, सिम्टम आपसे दे देते हैं। और इसमें क्या था हमारा एंजियोकेरेटेमा, बाकी इसको याद रखना जरूरी है, ग्लोबोइड सेल्स, ये ध्यान रखना। ग्लोबोइड सेल का सीधे ग्लोबोइड सेल्स रख के भी पूछ सकता है वो, ग्लोबोइड सेल का अक्यूमुलेशन हो जाता है इसमें, ग्लोबोइड बॉडी मिलती है। गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की एक डेफिशिएंसी होती है। एंजाइम जरूर याद रखना है कि सिंपल सी बात है, बायोकेमिस्ट्री मेन तो ये तो सारे मेडिसिन पर पहुंचे इस तरीके से। मेन आपको एंजाइम डायग्नोसिस में गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, उसमें गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही थी। और इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व और पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो कॉमन ही है, उसका वो इतना ज़्यादा केस नहीं है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो तो कॉमन ही चल रहा है सब जगह। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे आती है हमारी गाउचर्स डिजीज। गाउचर्स डिजीज का मैं मेन जो मेरा जब पढ़ता था पैथोलॉजी में, तो मैं काफ़ी बार पसंद आती थी एक टर्मिनोलॉजी, इसका नाम था गोस्ट सेल। तो सिंपल सी बात, जब मैं इसको पैथोलॉजी पढ़ता था, जैसे मैंने पैथोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इसमें। तो जब मैं रोमेन से पढ़ा था तो इसमें क्या था, एक तरीके से पैथोलॉजी की है थी गोस्ट सेल की। तो इससे सिंपल सी बात है, गोस्ट सेल जब भी हम देखता था खास स्लाइड में, तो सीधे गाउचर डिजीज कर देते थे। तो मैंने तो चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें आपको गोस्ट सेल मिलती है इसमें, वो एक मेन चीज़ रहती है। क्योंकि वो जो कि भले बायोलॉजिकल एक्सपर्ट में नहीं जा रहा, बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट में, लेकिन फिर भी अब याद रखा गया। कोई काफ़ी बार वो काफ़ी स्लाइड ही दे देता है सीधे, और कुछ सिम्टम नहीं दे, जिसमें सिंपल सी बात है, आपको काफ़ी बार देखने पे ऐसा लगता है कि एक तरीके से इसमें एनीमिया के बारे में पूछ रहा हो, या फिर कोई और कैंसर वगैरह के बारे में पूछ रहा हो, ब्लड सेल के, तो वो नहीं होता। इसमें सीधे गोस्ट, सिंपल सी बात है, लिम्फोसाइट देख के पता लगा सकते हैं कि सीधे गोस्ट
सेल होती है। तो गोश्त को ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल इसी में मिलती है। बाकी सिंपैथी के जैसे टाइप रहते हैं, जैसे टाइप 1 में तो CNS सिम्टम नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 में सिम्टम मिलने लग जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो सबसे मेन डिजीज हुआ करती थी उसमें, जो चैप्टर था जैसे सेकंड यानी थर्ड चैप्टर था उसमें रॉबिस में, तो उसमें ये चीज़ सेकंड थर्ड तो नहीं था कि ज़्यादा आगे था, चौथा पाँचवा चैप्टर था, तो उसमें ये चीज़ थी कि उसमें गोश्त सेल हुआ करती थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्लड की स्लैड बहुत कॉमन होती है, दी जाती है। जो जो अभी तक जो फंडिंग मिली थी ग्लोबल बॉडी है, वो ऐसे नहीं मिलेगी जैसे वो ज़्यादातर न्यूरॉन्स में मिलेगी, मतलब जैसे खाली ब्लड में नहीं मिलेगी आपको। ये ऐसे चीज़ है जो कि ब्लड में मिलेगी, और वो भी क्या, लिम्फोसाइट, जो कि बहुत ही कॉमन सेल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल सी बात है बेसोफिल में मिली है, इनोसिनोफिल जो कि हालाल देखने को नहीं मिलती, वो मिलते हैं लिम्फोसाइट में। तो इसलिए जो लिम्फोसाइट है वो काफ़ी कॉमन सेल है, लिम्फोसाइट या मैक्रोफाइज भी मिलते हैं। तो इसलिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। उसमें काफ़ी बार हो सकता है कि वो सिम्टम भी नहीं दे, आप एंजाइम की डेफिशिएंसी भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं पूछे, खाली आपको स्लाइड पकड़ा दे। उसमें भी आपको पहचानना आना चाहिए इसके गोचर डिजीज को, किसी पर ऐसे क्वेश्चन ओवरलैप आएंगे। जरूरी नहीं कि चीज़ें बायोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो पैथोलॉजी में नहीं पूछा जाता, पैथोलॉजी का बायो में नहीं पूछा जा सकता, ये चीज़ है। तो मेन इसमें फाइंडिंग में तो जैसे उसका स्टेटमेंट तो मैं क्या लिखूँ, चलो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। उसका स्टेटमेंट आता है हमारा, ओ माई गॉड, ही ब्रोक द बोन, वी नीड टू ग्लू इट। तो इसका स्टेटमेंट आता है, ओ माई गोस्ट से, गोस्ट से समझेंगे गौचर दीजिए। ही ब्रोक था, बोन से आप समझ सकते हैं, ब्रोक से क्या होता है ना, ऑस्ट्रियोपीनिया मिलता है। ये भी एक फाइंडिंग रह सकती है, ऑस्ट्रियोपीनिया रहता है। ये इस थोड़ा सा ऐसा होता है मल्टीपल माइलोमा में, जैसे आप सिम्टम आप देखने को मिलेगा एक तरीके से कोई एनीमिया, या फिर इस तरीके कोई भी जो सिम्टम जो रहता है हमारा, एक तरीके से एनीमिया वाली डी, या फिर एक तरीके से पेनसाइटोपिनिया, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं क्या कहते हैं हमारे जो कैंसर जो होता है लिम्फोइड कैंसर को, उसमें भी लगभग सेम से सिम्टम मिलते थे, वो चीज़ें उसको मिलेंगी। एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी मिल जाता है, जैसे इसमें बोन्स का हिपेटोस्प्लीनोमेगेली भी मिलती है। तो इसलिए हिपेटोस्प्लीनोमेगेली जैसे हिपेटोस्प्लीनोमेगेली पेनसाइटोपिनिया मिलता है। तो पहली नज़र में एक तरीके एनीमिया ही लगता है, लोग सब एनीमिया ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में स्लाइड में डाल देता है सेल से, जिसमें एक तरीके से अपीयरेंस होती है टिश्यू पेपर अपीयरेंस। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हाईली रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। जैसे उसमें देखेंगे या तो क्वेश्चन में आपका तो आंसर आएगा ही नहीं, जैसे बच्ची की चीज़ जो और मैंने पैसे पहले बताई थी, या तो आप क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाएंगे, या फिर आप सिंपल सी ज़्यादा आंसर सीधे कर देंगे। ये ऐसा है जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि या फिर आप गलत कर देंगे यदि आपको गौचर डी के बारे में नहीं पता होगा। तो इसलिए ये चीज़ें क्योंकि क्लिनिकल सिम्टम बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एक तरीके से मैं और डिजीज़ की तुलना में, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। उसके अलावा वी नीड ग्लू इट से ऐसा समझ जाएंगे कि ग्लू इट से क्या मतलब था हमारा, गोस्ट सेल मिल रही है एक तरीके से, गाउचर सेल मिलती है, मैं तो गोस्ट सेल भी बोल देता था ऐसे, गाउचर सेल्स मिलती हैं ये चीज़ें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे खासा स्लाइड ग्रुप में। सिम्टम बात करें तो सारे सिम्टम जो एनीमिया के मिलते हैं हमारे हिपेटोस्प्लीनोमेगेली मिलेगी आपको, उसके अलावा पेनसाइटोपिनिया मिलेगा, उसके अलावा ऑस्ट्रियोपिनिया मिलता है, ये मिलता है। और लास्ट में क्या मिलेगा, गोस्ट से गाउचर सेल में क्या मिलता है हमको, गाउचर सेल में होता है मैक्रोफाज जो होती है, चलो जो हमारी मैक्रोफाज होती है उसमें एक्लूमिनेशन मिलता है इस तरीके से हमारे लिपिड का, जिससे क्या बन जाते हैं इस तरीके से क्रम्प्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस बन जाती है। और वो से हम क्या कहते हैं, क्रम्प टिश्यू पेपर अपीयरेंस को यही बोलते हैं। तो इसमें सेल में बताऊं जो इस तरीके से ये मैक्रोफाज मिलेगा नीला नीला मिलेगा इस तरीके से, तो उसमें क्या कहते हैं जैसे यो
ऐसा पेपर सा मिलेगा, जैसे एक तरीके से सोल्ड पेपर छिड़क दिया था इस तरीके से एकदम, जैसे कागज का टुकड़ा नहीं होता इस तरीके से बिल्कुल फटाफटा सा एकदम ऐसा लगता है, ऐसी अपीयरेंस मिलती है एकदम। सो ये मतलब उसमें देखेंगे स्लाइड तो आ जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़। तो इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना, ये कैसे ही मिलती है, क्योंकि ये अपीयरेंस इसमें मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है इसका एनीमिया के संग। शुरुआत में देख के सिम्टम्स से देख के ऐसा लगता है कोई एनीमिया ही होगा, क्योंकि एनीमिया नहीं होता, गाउचर चीज़ रहती है, ये चीज़ रहता है। एंजाइम क्या होता है इसमें डेफिशिएंट, उसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज होता है। जैसे ग्लू से मैं ये भी नहीं कहा सकता, जैसे ग्लू तो यही है, गाउचर साइड में आएगा। ग्लू से मेन रखता है हमारा, जैसे ग्लू से बनता है हमारा ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज, इसमें गैलेक्टो गैलेक्टो चल रही है, उसमें इसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी चल रही है हमारी, डेफिशिएंट रहता है। बायोकेमिस्ट्री के एक्सपोर्ट से तो कोई यही याद रखना, मैंने थोड़ा पैथोलॉजी का मैंने ज़्यादा ही चर्चा कर दी उसकी। चलो अब उसके बारे में गाउचर डिजीज के बारे में अब आते हैं टे साक्स डिजीज पे। टे साक्स डिजीज में क्या मिलता है, जो सिंपल सी बात है, इसमें निमोनी चलती क्या हमारी, वो चलती है हमारा गैंग ऑफ स्मॉल जूस ईटिंग ऑनियन, जो कि उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखते हैं इसको। टे साक्स डिजीज में क्या डेफिशिएंट रहता है, वो रहता है हमारा 6 से ध्यान रख सकते हैं, हमारा हेक्सोअमाइनिडेज की कमी रहती है। हेक्सोअमाइनिडेज की डेफिशिएंसी रहती है, हेक्सोअमाइनिडेज डेफिशिएंसी एंजाइम। हेक्सोअमाइनिडेज की डेफिशिएंसी से सिम्टम क्या मिलते हैं हमको, एक तरीके से वो मिलता है हमारा अनियन बॉडी मिलती है। मेन चीज़ इसमें क्या मिलती है, वो मिलती है एक तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। मेन चीज़ इसमें मिलती है हमारी चेरी रेड स्पॉट, जो कि उसके बाद में पढ़ाऊंगा इस तरीके से नीमान पिगडी, उसमें भी मिलती है, पर उसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलती है और इसमें नहीं मिलती, ये मेन अंतर रहता है इसमें। इसमें चेरी रेड स्पॉट ये मेन फाइंडिंग रहती है क्लिनिकल चेरी रेड स्पॉट से आता है, बस डिफरेंशिएट करना होता है इसमें। क्योंकि चेरी रेड स्पॉट हमें नीमार्पिक डी नहीं मिलता है, लेकिन उसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है वो नहीं मिलती है, इसमें इस तरीके से मिलती है। बस ये एक मेन अंतर रहता है। बाकी कुछ और मैं फाइंडिंग की बात करूँ चलो, तो वो रहती है हमारा इस तरीके से गेंगलिया सेल होती है और लाइसोसोम होती है, लाइपोसोम। गैंग्लियोनिक सेल लेयर, वो सारी ब्रेन में हो रही है। गैंग्लियन सेल क्लियर में क्या मिलते हैं हमारे इधर, ऑनियन स्किन, ऑनियन स्किन मिलती है हमको इस तरीके से। हाँ इस ये चीज़ ध्यान रखना, चेरी रेड स्पॉट मिलता है हमको किस पे, रेटिना पे। चेरी रेड स्पॉट और रेटिना मिलता है, रेटिना ध्यान रखना, रेटिना पे मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। चेरी रेड स्पॉट मिलता है और ऑनियन स्किन मिलती है इस तरीके से, ऑनियन स्किन बॉडी मिलती है। और हमारी लास्ट डिजिट क्या आती है हमारी इस तरीके से, निमान पिक डिजिट आती है। नीमान पिक, इसके अलावा इसमें ये चीज़ पूछ रहा था काफ़ी, एकोमुलेशन किसका होता है, एकोमुलेशन में भी क्या आधार पर भी अंतर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो हो सकता है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं दे। एकोमुलेशन ध्यान रखना हमको, जिसमें होता है जीएम गैंग्लियोसाइड का एकोमुलेशन होता है, और इसमें होता है हमारा एक तरीके से किसका एकोमुलेशन रहेगा, एक तरीके से वो रहता है हमारा एक तरीके से स्विंगोमाइलिन का एकोमुलेशन रहता है। ये दो एक्यूमुलेशन रहते हैं, ध्यान रखना है, नीमान पिक डिजीज। और इसमें डेफिशिएंसी क्या रहती है इसमें,
सिंपल स्पिंगोमाइलिन का एक्यूमुलेशन देता है, स्पिंगोमाइलिनेस की डेफिशिएंसी है। इससे ज़्यादा स्पिंगोमाइलिन एक्यूमुलेशन के लिए होती है। बाकी सब में एक तरीके से याद रखना आसान है, एक्यूमुलेशन और क्या हो रहा है। दो चीज़ों में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हमारा केस है जी, तो उसमें थोड़ा एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट का नाम और उसके एंजाइम का नाम अलग अलग है। और उसके अलावा इसका ध्यान रखना, हेक्सोज वाला ध्यान रखना, जो भी हम ट्रिक वगैरह बनाएंगे ज़्यादातर 6 से लेके बनती है, जैसे मैंने कुछ बताई नहीं है वो 6 से आते हैं। हेक्सोज अमाइलेज वगैरह होता है, वो याद रखना। और इसमें क्या कहते हैं, एक तरीके से सेरामाइड ट्राइसाइड की एक्यूमुलेशन में कहते हैं अल्फा गैलेक्टोसाइड की एक तरीके एक्यूमुलेशन हो रहा था। बाकी के सिंपल सी बात है, जो एंजाइम डेफिसिट है उसी से मिलता जुलता रहता है ना। इसमें क्या मिलेगा, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली भी मिलती है, और क्या कहते हैं चेरी हेड स्पॉट भी मिलता है। चेरी रेड स्पॉट मेन है दोनों डिजीज में, मैं बताया था कि खाली फाइंडिंग आती है चेरी रेड स्पॉट की आती है, फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट डिजीज है कि वो हमारे निम्नलिखित डिजीज है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा इसमें क्या मिलता है थोड़ा सा और क्या ध्यान रखें, तो उसमें फोमी मैक्रोफाज मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जगह मिलते हैं, मैं ज़्यादा स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। ये जब सिंपल सी बात है हम उससे करेंगे इस तरीके से। हमें ये कोलेस्ट्रॉल या एथेरोस्क्लेरोसिस तो जैसे मैंने भी पढ़ाया नहीं है, वैसे आप पढ़ेंगे, चाहे तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, नहीं तो पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा ही मैं। तो उसमें जो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड का, वो इस तरीके से उसमें कर दिया जाता है फैट, वो मैक्रोफाज में, जिससे और फैट के ज़्यादा एक्यूमुलेशन वाली सेल बन जाती है मैक्रोफाज हमारे, और इसे हम फॉर्म सेल्स कहते हैं। जो फॉर्म सेल्स कहते हैं एक तरीके मैक्रोफाज वो होती है एक तरीके से फॉर्म सेल्स मिलती है। और हमारे इसके उनके थोड़ा जेब्रा बॉडीज, ये थोड़ा सा एक हो सकता है कि अब पूछा जाए एक तरीके से। जैसे मेरे में एक पूरा ऐसे लंबा क्वेश्चन आया था जब मैंने पढ़ा था, जब मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तब मैं कर नहीं पाया था, जैसे कि लंबा क्वेश्चन करना हो 5 नंबर के हिसाब से, तो सारी फाइंडिंग आपको लिखनी पड़ी, चाहे रेड स्पॉट, फॉर्म सेल्स, और उसके अलावा क्या कहते हैं हेपेटोस्प्लिनो वगैरह भी मिलती है, न्यूरो डिग्रेडेशन तो वो तो क्या सब में ही चल रहा है, उसके जिक्र में कई बात करूँ तो ये चीज़ मिलती है। दो चार डिजीज की मैं बात और करूँ, एक डिजीज और डिजीज की तो आता है वो हमारी आती है मेकाट्रोपिक मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी। मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी में क्या मिलता है हमारा, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी में एक डेफिशिएंसी होती है एराइल सल्फेटेज की। एराइल सल्फेटेज की उसमें, और उसमें मिलती है अपीयरेंस मिलती है ट्राइगोट अपीयरेंस, अब एमआरआई में देखने को मिलती है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ट्राइगोट अपीयरेंस मिलती है, जिसमें थोड़े बहुत इधर रेखा रेखा से आपको मिलती रहेंगी, खासकर आप ग्लोबल बॉडीज के आसपास दिखेंगे ज़्यादातर, तो ये चीज़ इतना ऐसी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ध्यान रखना है इसमें, एक तरीके से डीमाइलिनेशन हो जाता है, एडेक्सिया वगैरह मिल जाता है एक तरीके से, जैसे डीमाइलिनेशन हो जाता है और अटैक्सिया मिलता है। तो अटैक्सिया थोड़ा सा फंड नहीं जाते, तो इसी से अंतर है, बाकी ऐसे कुछ खास अंतर नहीं है। और दो चार में बात करी चलूँ एक और डिजीज की, और डिजीज़ की बात करी जाए इसमें, तो वो आते हैं हमारी आई सेल डिजीज़। ये अब तरीके से हम तरीके से बायोकेमिस्ट्री वाले एक्सपर्ट से बाहर निकल चुके हैं, तो हम पैथोलॉजी वाले एक्सपर्ट में हैं। तो पैथोलॉजी में आती है आई सेल डिजीज, जिसमें क्या होता है कि आपने जब सिंपल सी बात है 12वीं 11वीं में पढ़ा हुआ आपने सेल का, तो इस तरीके से आपको गोल्जी की बॉडी होती है, वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है इस तरीके से हमारे लाइसोसोम पे, ताकि वो इस तरीके से पाचन का प्रोडक्ट करता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जिसपे लाइसोसोम होते हैं जो कि पाचन का काम करते हैं। तो मैं उस पर क्या, उस पर तो राइबोसोम होते हैं, तेरी लाइसोसोम होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि कैप लगाने का काम करती है। ये क्या करता है इस तरीके से, हमारे यहाँ एक एंजाइम होता है, एंजाइम की बात करूँगा मैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बायोकेमिस्ट्री में भी मानता हूँ इसको। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फो ट्रांसफरेज होता है एक तरीके से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो गया,
तो ये क्या करता है, टैग लगाने का काम करता है। टैग मेकिंग, टैग टैग कौन से टैग होते हैं, टैग होते हैं इधर MCPA माल्टेज 6 फॉस्फेटेज। तो ये टैग के होते हैं, ये टैग यूज बाय लाइसोसोम किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है कि किस प्रोडक्ट का पाचन करना है, क्योंकि ऐसे तो फिर लाइसोसोम किसी प्रोडक्ट का पाचन करने ले जाएगा। तो यूज्ड बाय लाइसोसोम फॉर डाइजेशन। तो लाइसोसोम को डाइजेशन के लिए जो टैग होते हैं इसका उपयोग करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, कोई भी सेल होगी वो इस तरीके से क्या होगा, लाइसोसोम किसी चीज़ का पाचन करेगा ही नहीं, तो इस तरीके से चीज़ें होगी वो लाइसोसोम के अंदर जाके जाके इस तरीके इकट्ठी होती जाएंगी सेल, और उसका पाचन होगा ही नहीं। इसलिए उस डिजीज को इस तरीके सेल एक तरीके से भड़बड़ा जाएगी इस तरीके से, उसमें कुछ चीज़ का पाचन ही नहीं हो रहा, तो वो एक तरीके से आई सेल डिजीज बन जाती है। ये चीज़ लाइसोसोम में पाचन हो ही नहीं रहा उसका, ये चीज़ होती है। एक और डिजीज होती है, वो उसमें मुझे पता नहीं बायोकेमिस्ट्री में क्यों नहीं दे रखी, वो उसमें इम्पोर्टेंट है, वो आती है वो कि वेलमान डिजीज आती है हमारी। तो जैसे हमने पोम्पी डिजीज पढ़ी थी जिसमें एसिड तरीके से म्यूटेज की डेफिशिएंसी हो रही थी, क्योंकि वो भी लाइसोसोम से रिलेटेड ही था, उसमें एसिड म्यूटेज की डेफिशिएंसी हो रही थी। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखते हैं, इसमें एसिड लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पोम्पी डिजीज के रूप में याद रखते हैं, जैसे पोम्पी डिजीज में क्या हो रहा था, पोम्पी डिजीज में हमारा एसिड म्यूटेज की डेफिशिएंसी हो रही थी। डी ब्रांचिंग एंजाइम की जगह, डी ब्रांचिंग एंजाइम का आइसोमर्स मान लीजिए काफ़ी बार ऐसे एसिड म्यूटेज डी ब्रांचिंग एंजाइम हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें एसिड म्यूटेज डेफिशिएंसी हो रही थी, इसमें एसिड लाइपेज की डेफिशिएंसी हो रही है। बस ये इसमें याद रखना है मेन आपको। उसके अलावा थोड़ा सा इधर ये पढ़ने में देती है एड्रिनल पे कॉइल मिल जाता है, वो उतना ज़्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं है। मेन चीज़ आपको क्या क्या ध्यान रख रहे हैं इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद फावरेज डिजीज होती है, थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे। हाँ, तो ये चीज़ है ना, फेब्रिज डिजीज से पता लगते हैं, कन्फ्यूजन आता है। और फारब्रेज डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, हमारा सेरामाइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें सब में जगह सेरामाइड का एक्युमुलेशन हो रहा था। तो इससे ध्यान से रहते हैं सेरामाइड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कौन सा इस तरीके से डी है, इस तरीके से हमारे से फावरेज डिजीज इस तरीके से सेरामाइड की डेफिशिएंसी हो रही है, और सेरामाइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो कौन सा फेब्रिज डिजीज हो रही है। तो नाम इस तरीके से आ से लगा सकते हैं, इस तरीके से ज़्यादा कमी हो गई, इस तरीके कोई भी साइंस नहीं इस बात का। तो इसलिए तो फेब्रिज में इस तरीके से एक्युमुलेशन हो रहा है, और इसमें फावरेज डिजीज में एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारा डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं है। मेटाक्रोमेटिक ग्लूकोडायस्ट्रोफी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार लिकोडायस्ट्रोफी से एक तरह इतना लंबा नाम आता है, लगता ही नहीं कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो सकता है ये। इसलिए किताब में भी नहीं दे रखा, शायद वासुदेवन में नहीं दे रखा, कुछ और किताब में दे रखा हुआ है, कुछ और किताबों में दे रखा है दूसरी किताब में। तो उसमें ध्यान रखना, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन हुआ था इसलिए। तो मेटाक्रोमेटिक लिकोडायस्ट्रोफी याद रखना है, ये क्या क्या होता है। इसमें मेन चीज़ आती है वो तरीके से MRI देता है, जिसमें शायद आपको डीमाइलिनेशन दिख जाता है इस तरीके से सीधे, क्योंकि काफ़ी एकदम अच्छे खासे लेवल पर डीमाइलिनेशन होता है इसका। एराइल सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्राइगोइड एपिडेस मिलती है, ट्राइगोइड एपिडेस, ये ध्यान रखना, ट्राइगोइड एपिडेस कह देते हैं इसको। ये चीज़ चाहे तो मैं दिखा सकूँ आपको, चलो दिखाता हूँ मैं। जैसे इसमें देखें आपको एक तरीके से रेखाएं निकलती हुई सी दिख रही है, जैसे MRI में है ये एक तरीके से ब्रेन की, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रेखाएं सी निकलती हुई दिख रही है, तो ये रेखा सी, तो ये होता है ट्राइगोइड साइन, ज़्यादातर इसके रूप में पूछा जाता है चीज़ें आपको से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने बताया था, जैसे आई सेल जी में क्या होता है कि टैग लगाने का काम करता है M6PD माल्टेज 6 फॉस्फेट वाला, जिसके कारण का लाइसोसोम डैमेज करता है। इसकी तरह से डेफिशिएंसी जाएगी तो क्या होगी, हमारी आई सेल डिजीज हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसमें थोड़ा सा इसमें एंजाइम आप पता लगा सकते हैं, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या में डेफिशिएंसी हो रही थी। जैसे सेरामाइड ट्राइऑक्साइड किसमें एक्युमुलेशन हो रहा था इस तरीके से, फेवरेट डिश में जिसमें किसकी डेफिशिएंसी हो रही थी, हमारी अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी हो रही थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
दूसरा क्या था हमारा स्पिंगोमाइलिन का कॉम्बिनेशन किसमें हो रहा था, निमानपिक डी, उसमें निमानपिक डी दी जाएगा जैसे इसमें, या फिर इस तरीके से स्पिंगोमाइलिन दी जाएगा। और उसके अलावा GM2 का एकमुलेशन किसमें हो रहा था, GM2 मैंने बताया था, GM2 गैंग्लियोसाइड इस तरीके से मतलब टेस्ट डिजीज में एकमुलेशन हो रहा था इस तरीके से, उसका मान लीजिए। और ग्लूकोसेरिडोसाइडेस मैंने बताया था, किसमें बताया था, गौचर डिजीज में बताया था, ये चीज़ है। और गैलेक्टोसेरिडोसाइडेस किसमें बताया था, तो गैलेक्टोसेरिडोसाइडेस बताया था मैंने क्रैब्स में, क्रैब वाले में। तो गैलेक्टोसाइड वाले से इस तरीके से दो बन जाते हैं, तो ये तो हमारे गैलेक्टोसेरिडोसाइडेस वाले तो सीधे पता लग रहा है। उसके अलावा सेरामाइड में गैलेक्टोसाइडेज आता है, गैलेक्टोसेरिडोसाइडेज नहीं आता। GM2 से GM3 वगैरह होते हैं इसमें। इसमें बता रहे थे क्या बन रहा था हमारा एक तरीके से, हेक्सोज अमाइनीडेज की बहुत डेफिशिएंसी रहती है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। हेक्सोज वाला अमाइनीडेज की डेफिशिएंसी होती है इसमें। तो ऐसे आप कर सकते हैं। फेब्री जी होती है, ये हंटर सिंड्रोम का डायग्राम है, थोड़ा सा पता लगा सकते हैं ये चीज़ें। थोड़ा सा आप इसको मैप को आप बना के रख सकते हैं अपने घर पे, आप उस तरीके से याद रख सकते हैं इन चीज़ से, कौन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, बगल में आप डिजीज लिख सकते हैं, तो इससे पता लग जाएगा वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, वो एक तरीके से एक्यूमुलेशन होगा, आगे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। टेस्ट एक्स डिजीज में आ जाती है क्योंकि उसका थोड़ा एंजाइम का नाम और इस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट अलग है, टेस्ट एक्स में आ जाती है। और उसके अलावा थोड़ा सा हमारे कहते हैं क्या कहते हैं फेब्री डिजीज में आ जाती है, और तो मुझे ऐसा लगता नहीं किसी में आती होगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप अपने करियर में अच्छा करेंगे, मेरे से भी अच्छा करेंगे। जैसे मैं कुछ कराई नहीं तो मैं अपना का एंजाम बन लूँ, इसलिए ये चीज़ें याद रखें।